कल हम यहाँ तक देख चुके थे, ये फिगर 1.6 तक। इसके बाद कुछ एक डेटा आपके सामने है, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो हम प्री प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज की बात कर रहे थे, उस स्टेज के अंदर क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर एक जो मेजर चीज है वो है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस और गैमिटोजेनेसिस में हमने देखा था, देखिए पेरेंट से क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। जब गैमीट्स बनते हैं तो अगर तो पेरेंट है डिप्लॉइड, तब तो यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस होने के बाद जो गैमीट बनते हैं वो, आप ये तो बात हमेशा ध्यान रखें कि गैमीट तो एन ही होंगे, यानी हैप्लॉइड ही होंगे। और अगर पेरेंट जो है वो हैप्लॉइड ही है, जैसा कि कुछ एल्गी में हमने देखा था, तो यहाँ पर फिर कोई मियोसिस नहीं होता है, केवल माइटोसिस होता है। ठीक है, तो केवल माइटोसिस होता है। तो इस तरीके से ज्यादातर में क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं वो आप डिप्लॉइड के हिसाब से ध्यान रखिए। तो जब भी गैमीट्स बनेंगे तो मियोसिस जरूर होगा, रिडक्शन डिवीजन जरूर होगा। गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, एन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, जरा देखिए। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट। अब मियोसाइट क्या होता है, मियोसाइट के बारे में एक बात मैं स्पष्ट बता दूं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं स्पर्म बनने की, तो जो स्पर्म मदर सेल होगी ना, जिससे मियोसिस होकर के और अ, अर्धसूत्री विभाजन होकर के जो 4 सेल्स बनेगी और उससे फिर स्पर्म्स बनते हैं। तो ये जो सेल है जिससे मियोसिस होनी होती है उसको क्या कहते हैं, मियोसाइट कहते हैं। उसको मियोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मियोसाइट्स है और मियोसाइट से कितने बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, तो तो अगर इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसाइट के अंदर अगर 46 होंगे, तो ये जो रिजल्टेंट सेल्स है इसके अंदर ये 23, यानी अर्धसूत्री विभाजन हो गया, तो ये आधे रह जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है, जिसको हम मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इन्होंने एग्जाम्पल बताया हुआ है वो बताया हुआ है हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 एंड मियोसिस के अंदर 12 है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। रैट के अंदर क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट 21 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 40। यहाँ पर 78 है, 78 के आधे कर लीजिए। यहाँ यहाँ पर 19 है, तो 19 के यहाँ पर दुगने कर लीजिए। फ्रूट फ्लाई के अंदर यहाँ 8 है, तो यहाँ 4 हो जाएंगे। ठीक है, ओफियोग्लोसम के अंदर देखिए 630 है। ठीक है, 630 है, तो इसके डबल कितने होंगे, 1260। ये बात ध्यान रखना, ये कंपटीशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। ओफियोग्लोसम फर्न प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो सर्वाधिक क्रोमोसोम्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ओफियोग्लोसम फर्न में होते हैं। कॉम्पिटिशन्स में कई बार आता है और आपकी इस टेबल में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में है, तो इसलिए आपके लिए अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। 1260 क्रोमोसोम्स होते हैं, 1260 ये नंबर याद रखें आप। ठीक है, उसके बाद है एप्पल। एप्पल के अंदर जो अगर मियोसाइट के अंदर 4 हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ठीक है, 62 हो जाएंगे। राइस के अंदर ये 12 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24। इस तरीके से मेज में यहाँ 24 हैं, तो यहाँ पर इसके आधे हो जाएंगे। पोटैटो के अंदर यहाँ 24 हैं, तो इसके यहाँ पर दुगने हो जाएंगे। बटरफ्लाई के अंदर यहाँ पर इतने हैं, तो यहाँ इसके आधे लिखिए। ठीक है, और अनियन के अंदर देखिए यहाँ 8 है, तो यहाँ जस्ट डबल 16 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ है, इसको आप
इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और खुद एक्सरसाइज करने का प्रयास कीजिएगा। पेंसिल से है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को आप अपनी बुक के अंदर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो बता दिया गैमीट किस टाइप से बनते हैं, वो है। उसके बाद आता है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर कैसे होते हैं, जिस क्रिया को हम एक तरीके से फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये क्रिया होती है कि किस तरीके से फीमेल गैमीट तक मेल गैमीट ट्रांसफर होगा। यहाँ देखिएगा आप, आफ्टर दियर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। यानी फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैं वो दोनों पास पास में आए। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमीट्स मीट? क्या आपने कभी सोचा है कि गैमीट्स कैसे मिलते हैं? इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे प्लांट ले लीजिए या एनिमल ले लीजिए, अगर आप देखो स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाते हो आप इस तरीके से बनाते हो, ये स्पर्म है और ये एग है। तो स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता रखता है। और जो ओवम है, ओवम जो है वो नॉन मोटाइल होता है, इस पर कोई सीलिया जैसी चीज नहीं होती, फ्लैजिला जैसी चीज नहीं होती। ऐसा ही अगर प्लांट्स के अंदर आप लोगे तो सामान्यतः जो आप देख रहे हैं ओवरी के अंदर होता है एग, जिसको आप बोलते हो एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर होता है। उस एग तक गैमीट जो आता है वो देखिए मेल गैमीट ही आता है। तो ज्यादातर में क्या है, मेल गैमीट मोटाइल यानी मोबाइल चलने वाला होता है, जबकि फीमेल गैमीट स्टेशनरी एक ही स्थान पर रहता है। एक्सेप्शंस आर ए फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर मोटाइल। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, जहां दोनों टाइप के गैमेट्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं। अभी जैसे क्लेमाइडोमोनास में देखेंगे आप, आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो उसके अंदर देखिए ये मेल गैमीट है और ऐसा ही फीमेल गैमीट है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों के अंदर फ्लैजिल है, इसलिए दोनों मोटाइल हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर के क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। देयर इज ए नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमीट मूव। एक मीडियम की भी आवश्यकता होती है जिसके थ्रू मेल गैमीट मूव करता है। Simple plants like algae, bryophyte and pteridophytes, water is the medium through which the gamete transfer takes place। ज्यादातर जो लोअर प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, वो मीडियम जो होता है, जिस मीडियम के थ्रू वो ट्रांसफर होते हैं वो वाटर ही होता है। अगर आप इसमें देखोगे ब्रायोफाइट के अंदर, तो ब्रायोफाइट के अंदर जैसे ओवरी होती है ना, उसी तरीके से वहां पर क्या होता है, आर्चिगोनियम होती है। इस तरीके से काफी छोटी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है जहां पर यहाँ पर एग पाया जाता है। तो जब यहाँ पर वाटर भरा रहता है, इसके अंदर वाटर, उस वाटर जो है वो एंथेरोजोइड अंदर पहुंचता है। तो एक मीडियम जो चाहिए, ज्यादातर लोअर प्लांट्स के अंदर वो मीडियम क्या होता है, वाटर होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स however fail to reach to the female gametes। ज्यादातर जो गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट तक पहुंचने में नाकामयाब हो जाते हैं। To compensate this loss of male gamete during the transport, the number of male gamete produced several thousand times the number of female gamete produced। आप ये बात भी आपको माननी होगी। देखिए अगर हम ये माने कि ये मेल गैमीट है और इधर ये फीमेल गैमीट है, तो मेल गैमीट की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल गैमीट। आप ह्यूमन बीइंग के अंदर देख लीजिए, स्पर्म जो है लाखों की संख्या में निकलते हैं, जबकि जो एग है वो एक ही होता है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी देखिए आप, पोलन ग्रेन्स कितने ज़्यादा बनते हैं जो कि आगे जाके मेल गैमीट्स बनाते हैं। तो ज़्यादातर मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचने में नाकामयाब हो जाते हैं, तो उसको, उस संख्या को, उसको कंपनसेट करने के लिए उसकी संख्या बढ़ जाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो कुछ बताया हुआ है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है। इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैव द एग पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन द एंथर्स देयरफॉर हैव टू ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। अब बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये बाइसेक्सुअल ये दिखा रखा है, ये स्टिग्मा का देखिए माइक्रोग्राफ दिखा रखा है। यहाँ पर ये पोलन ग्रेन है, ये सारे के सारे क्या है, ये पोलन ग्रेन है। ये सारे पोलन ग्रेन जो है पोलन ट्यूब बनाए हैं, अंकुरित हो रहे हैं, उग रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल से जो है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर देखेंगे।
कुछ एक बेसिक टर्म्स है वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। अब देखिए पोलिनेशन किसे कहते हैं? पोलन ग्रेन का एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया है उसको पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर। जो मैंने पहले आपको बताया था आइसोगेमस टाइप रिप्रोडक्शन, यहाँ देखिए ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों ने फ्यूज होकर जाइगोट बना दिया और ये न्यू इंडिविजुअल है। आगे चल के इसमें फ्लैजिला वगैरह बन जाएंगे, सीधे नहीं बनते हैं एक्चुअल में। क्या होता है इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे तो इससे 4 निकलेंगे, फिर वो बनते हैं जूस पोर बनाकर, मियो जूस पोर उनको बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन देखिए, फर्टिलाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। द मोस्ट वाइटल एलिमेंट ऑफ सेक्सुअल reproduction is perhaps the fusion of gametes. The process called syngamy results in the formation of a diploid zygote. The term fertilization is also often used for this process. अब जो सिनगेमी है, सिनगेमी का मतलब क्या है कि जब दोनों गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं, उसको दोनों खासतौर से न्यूक्लियस का फ्यूज होने का जो प्रोसेस है उसको सिनगेमी बोलते हैं। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को सिनगेमी के फलस्वरूप क्या बन जाता है? जाइगोट। इस सारे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब सिनगेमी, जब कई बार सिनगेमी नहीं होती है तो उसके अब मतलब उस स्थिति में क्या होता है वहाँ देखते हैं। तो आप इसको एक बार ज़्यादा ध्यान में ना देते हुए मेरी एक बात सुनिए ध्यान से। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ये टर्म आप याद रख लेना, कंपटीशंस में बहुत बार ये आता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। अच्छा, वेयर डज सिनगेमी अकर? सिनगेमी कहाँ होती है? अब देखिए, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स such as a majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium that is outside the body of the organism. अब देखिए ये बड़ी ध्यान देने वाली चीज है। फर्टिलाइजेशन जहां पर मेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर जाके फ्यूज होता है तो उसको तो हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जहां पर मेल गैमीट बॉडी से बाहर ही फ्यूज होता है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा हम देखते हैं कुछ एल्गी के अंदर, फिशेज के अंदर और कुछ एम्फीबियंस के अंदर। सिंगेमी कहाँ होती है? वाटर के अंदर, ये बाहर। आपने देखा होगा जब बरसात के दिनों में क्या होता है, मेंढक जो है वो अपने अंडे छोड़ते हैं तो उसमें क्या है, वो जेली की तरह यूं पानी के अंदर घास के ऊपर आपको चिपके हुए कई बार नजर आते हैं। तो वहीं पे ही क्या है, मेल होता है तो मेल अपना जो है स्पर्म वहां पर छोड़ देता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? बाहर होता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं हम? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी आएंगी। Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy. अब ये बात ये है कि जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है वहां पर क्या होता है कि वो सिंक्रोनाइज होते हैं मेल एंड फीमेल एक दूसरे के प्रति, यानी जब फीमेल एग छोड़ती है उस टाइम वहीं पास में ही मेल होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो सके सिनगेमी के। दिस हैपन्स इन द बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग are extremely vulnerable to the predators threatening their survival up to adulthood. अच्छा, इसकी जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर समस्या क्या होती है? क्योंकि बिल्कुल जो नया ऑर्गेनिज्म होता है बिल्कुल बाहर के जो एनवायरनमेंट है उधर एक्सपोज्ड होता है, तो इसलिए वो प्रीडेटर्स जो दूसरे शिकारी होते हैं उसका इजीली भोजन बन जाता है। तो वो जब तक वो यंग नहीं हो जाते, अडल्ट नहीं हो जाते, तब तक उनके सर्वाइवल की थोड़ी समस्या रहती है, तो एक्सट्रीमली वल्नरेबल होते हैं वो। अब देखिए जरा, अब इंटर फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया था कि जब इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. सिंगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हेंस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ह्यूमन बीइंग के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. अगर आप प्लांट के अंदर देखोगे तो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, ये आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो. ये ओवरी है, ओवरी के अंदर यहाँ पर ये ओव्यूल है. ओव्यूल के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक और पर एग होता है. तो यहाँ से पोलन ट्यूब आती है और पोलन ट्यूब आकर के इस फर्टिलाइज करती है. यानी फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. ज़्यादातर जो आप अपने आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हो सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. एग is formed inside the female body where they fuse with the in organisms exhibiting internal fertilization. The male gamete is motile, has to reach the egg in order to fuse with it. मेल गैमेट मोटाइल होता है, चलायमान होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था. इन दीज इवन दो नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज. स्पर्म की जो संख्या है बहुत ज़्यादा होती है. देर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड. वहाँ पर एग्स जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं. ये भी देखना, आपने देखा था जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग्स एंड स्पर्म्स दोनों ही लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर एग जो है वो कम क्वांटिटी में होते हैं. इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स आर कैरिड टू द फीमेल गैमीट बाय पोलन ट्यूब्स. जो आपके जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो पोलन ट्यूब के थ्रू जो आता है गैमीट आता है, वो गैमीट नॉन मोटाइल होता है. ये यहाँ पे बताया हुआ है. इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन है उसमें. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे हम. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है क्या बनता है? जाइगोट बनता है. अब जाइगोट के बाद क्या होता है वो देखने वाली, थोड़ा सा जनरली समझने वाली चीज़ है. अब आप ध्यान रखना एक चीज़ का, जाइगोट क्या होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों मिलकर के फर्स्ट सेल बनाते हैं, फर्स्ट डिप्लॉयड सेल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज जाइगोट. और जैसे ही इस सेल से ये डिवाइड होकर के एक सेल से 2 या 4 सेल्स या 10 सेल्स जैसे भी बना लेती हैं, इसको हम जाइगोट नहीं कहते, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. ये फर्क होता है. जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है. ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें. ठीक है, तो ये सिर्फ जनरल है जाइगोट के बारे में, ये मैंने बता दिया आपको. इसके बाद जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट ensures continuity of species between organisms of one and the next generation. Every sexually producing organism including human being life as a single cell, the zygote. देखिए जो भी ह्यूमन बीइंग है या दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होती है. हम सभी की लाइफ भी एक सिंगल सेल से शुरू की हुई है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं. ठीक है, और प्लांट के अंदर भी लाइफ सिंगल सेल से शुरू होती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं. और जाइगोट के बाद जो है एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर होता है. ठीक है, अब एम्ब्रियोजेनेसिस है. अब एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है वो यहाँ पर हम समझने वाले हैं. एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट. ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो डिवीजन. माइटोसिस होता है, ये ध्यान रखें, यहाँ पर माइटोसिस होता है. सेल डिफरेंशिएशन, और सेल डिफरेंशिएशन होता है यानी सेल्स जो है वो अपने अपने कार्य की तरफ निश्चित हो जाती है. यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये एक एम्ब्रियो है जहाँ बहुत सारी सेल्स हैं यहाँ पर. सपोज ये बिल्कुल स्फेरिकल शेप का होता है. सपोज यहाँ पर आप माउथ बनना है तो यहाँ पर सेल्स अलग तरीके से डिफरेंशिएट होगी. ठीक है, यहाँ पर लेग्स बनने तो ये अलग तरीके से डिफरेंशिएट होती. तो ये जहाँ जहाँ जैसे जैसे ऑर्गन्स का निर्माण होता है वैसे वैसे वो सेल्स जो है वो अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट होती है, विभेदित होती है. ठीक है, इसके बाद देखिए एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस. ये जरा ध्यान दीजिए. ओविपेरस जो एनिमल्स एग ले करते हैं, बाहर अंडे देते हैं, वो ओविपेरस है. जो एनिमल्स बाहर सीधे थोड़ा परिपक्व अवस्था के अंदर बच्चे पैदा करते हैं
वो विविपेरस है। आप ये मानिए जो पक्षी हैं वो सारे ओविपेरस है, ह्यूमन बीइंग है वो विविपेरस है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बताया हुआ है कि कुछ एनिमल्स जो एग देते हैं, उनके जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसके ऊपर एक कैल्केरियस सेल होता है। कैल्केरियस यानी कैल्शियम के कंपाउंड से बना हुआ शेल होता है। एंड आर लेड इन द सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट के अंदर छोड़े जाते हैं। पक्षियों के अंडे आप देखते हो उसके ऊपर कड़ा कवच होता है जो कि एक कैल्केरियस शेल होता है। ऐसे ही छिपकली या दूसरे जो एग देने वाले होते हैं उनके ऊपर एक कैल्केरियस शेल होता है। और एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब अंडे देने के कुछ हफ्तों बाद उनमें से बच्चे निकलते हैं, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। On the other hand, in viviparous animals, majority of mammals, including human beings, the zygote develops a young one inside the body of the female. ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना और फीटस का बनना जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। आफ्टर अटेनिंग ए स्टेज ऑफ ग्रोथ, एक विशेष ग्रोथ की परिस्थिति हासिल करने के बाद वो जो है एंड इट इज डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी, और बॉडी से बाहर उसे एक्सपेल कर दिया जाता है फीमेल बॉडी से। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोडक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ये ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आंसर्स में भी आ रहा है कि जो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर हो जाता है, तो वहां पर काफी ज्यादा उनको सेफ्टी मिल जाती है फीमेल बॉडी के अंदर होने के कारण। तो काफी सारा डेवलपमेंट जो है उनका पहले हो जाता है एज कंपेयर टू जो है वो जो ओविपेरस में समझे तो ओविपेरस में अंडे बाहर देने के बाद होता है, इसलिए वो शिकारियों के आसानी से शिकार बन सकते हैं, जबकि विविपेरस ऑर्गेनिजम्स जो है थोड़े सुपीरियर होते हैं इस मामले में। ठीक है। अब फ्लोवरिंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। इन प्लांट्स जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल्स स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर आइदर फॉल ऑफ। कैन यू नेम ए प्लांट इन विच सेपल रिमेन अटैच्ड। ये कहते हैं कि जो पुष्प के अंदर जो फ्लावर के अंदर आप देखते हो ये बाहर की तरफ सेपल है, फिर जो है वो पेटल्स हैं, पेटल्स के बाद एंथर्स आते हैं, एंथर्स के बाद जो है वो ओवरी है। इस तरीके की स्ट्रक्चर आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो। ठीक है। तो वो जो है ये सारे गिर जाते हैं केवल इसको छोड़ के, ओवरी को छोड़ करके। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा प्लांट आप जानते हो जिसके अंदर क्या है, जो सेपल्स हैं अटैच रहते हैं, टोमेटो के अंदर अटैच रहते हैं, मिर्ची के अंदर अटैच रहते हैं, सोलेनेसी फैमिली के जितने भी मेंबर है धतूरा के अंदर भी अटैच रहते हैं। आपने देखा होगा धतूरा का जो फ्रूट है वो इस तरीके से गोल फ्रूट होता है जिस पर बहुत सारे इस तरीके से कांटे से लगे होते हैं, और यहाँ पर एक इस तरीके की ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, वो सेपल्स है। इसी प्रकार से अगर आप मिर्ची का फ्रूट देखेंगे तो ये इस तरीके के है, इसके अंदर ये और ये क्या लगी हुई है, ये मिर्ची लगी हुई। इसी तरीके से बैंगन में भी होता है, टमाटर में भी होता है ऐसा। तो ये सारे के सारे सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं जहाँ पर सेपल्स जो है फर्टिलाइजेशन के बाद भी अटैच्ड रहते हैं, बाकी में झड़ जाते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड। ये ध्यान रखना, जाइगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो, और ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड में। वैसे इसको ज्यादा डिटेल से हम प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में देखेंगे। द ओवरी इनटू द फ्रूट। ओवरी क्या है, फ्रूट में डेवलप होती है। मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया जैसे राजस्थान सिविल सर्विसेज का, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फ्रूट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पहले के अंदर मैंगो दिया हुआ था, दूसरे के अंदर जो है वो चिली दी हुई थी, तीसरे के अंदर टोमेटो दिया हुआ था, और चौथे के अंदर ऑल ऑफ दी अबोव दिया हुआ था। तो टेक्निकली देखें तो ऑल ऑफ दी अबोव विल बी आंसर, क्योंकि राइपन्ड ओवरी क्या कहलाती है, फ्रूट कहलाती है, ध्यान रखना। और हमारे सीधा ध्यान में जाए तो इस तरीके से हम केवल मैंगो को ही फ्रूट मानेंगे, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, द थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प दैट इज प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अब जो हम खाते हैं जैसे टमाटर का जो खाने योग्य भाग है ना वो पेरिकार्प है, और जो आम का भी जो हम खाते हैं भाग वो भी पेरिकार्प, उसको पेरिकार्प बोलते हैं, भी कॉम्पिटिशन्स में आता है। और जो सीड्स हैं वो डिस्पर्सल के बाद आपको पता है वो नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। समरी इसकी देख लेना, अभी थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, आप बिल्कुल उनको क्लियरली समझ पाएंगे, उसके बाद मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूँगा। अब देखिए, वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों जरूरी है। अपने जैसे
ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने के लिए, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए जरूरी है। विच इज़ ए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और सेक्सुअल? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, और जब वेरिएशंस आते हैं तो बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है, वो ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो एडजस्ट हो जाता है। जब तक कि उसके अंदर वेरिएबिलिटी नहीं होगी तब तक वो एडजस्ट होने की क्षमता नहीं ले पाएगा। वाई इज द ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्ड टू एज क्लोन? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्लोन क्यों कहलाते हैं, बिकॉज दे हैव आइडेंटिकल जेनेटिक स्ट्रक्चर विद द पेरेंट। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। व्हाई इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? हाँ, ऑलमोस्ट ये ट्रू होता है, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबिलिटी आती है, और वेरिएबिलिटी के अंदर क्या है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, उस कॉम्बिनेशंस में से जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है तो वो उसमें आगे निकल जाता है। हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम द दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक तरीके से ये पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। आप देखेंगे कि जो प्रोजेनी बनती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल पेरेंट के समान होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बनी हुई जो प्रोजेनी होगी वो बिल्कुल समान नहीं होगा, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें मिलेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन asexual and sexual reproduction, why is vegetative reproduction also considered as a type of asexual reproduction? ठीक है, ये जनरल सा क्वेश्चन आप इसे कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में कर लें, मैं चेक करूंगा जब स्कूल लगेंगे। पहले आपसे मैं व्हाट्सएप से फोटो भी मंगवा सकता हूँ। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू नए प्लांट्स प्रोड्यूस करना ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स यूजिंग देयर वेजिटेटिव पार्ट्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। गिव टू सुटेबल एग्जांपल्स। सुटेबल एग्जांपल्स रोज दे सकते हैं इसका, जिंजर दे सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, तो आलू भी दे सकते हैं, पोटैटो। अच्छा, डिफाइन जुवेनाइल फेज, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। फर्स्ट फेज ये है, सेकंड फेज ये है, थर्ड फेज ये है। जुवेनाइल फेज जो है इमेच्योर स्टेज होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज जो कंप्लीटली मैच्योर होती है एंड दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। और सेनेसेंट स्टेज जो होती है वो एक तरीके से बुढ़ापे की ओर जाने वाली स्टेज होती है, जब उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती जाती है और वाइटल कैपेसिटी भी उसकी कम हो जाती है। हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रेस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। वाई? तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, जो उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हायर ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर वो क्या है कि इवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर है, और इवोल्यूशन में अपने आप को अब तक कंप्लीटली इवोल्व भी कर रहे हैं, वो आगे भी इवोल्व करते रहेंगे। तो इस प्रकार से उसके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी है। एक्सप्लेन वाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। ये कैसे इंटरलिंक्ड है? आपको पता है कि गैमेटोजेनेसिस आपने देखा था कि ये मियोसाइट है, और इससे क्या है, क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। ये डिप्लॉइड सेल होती है नॉर्मली, और ये क्या होती है, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, 4 सेल्स बनती हैं यहाँ पर। तो जब इससे हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी तो यहाँ पर क्या होना जरूरी है, मियोसिस, इसलिए ये मियोसिस के साथ इंटरलिंक्ड है। आइडेंटिफाई ईच पार्ट ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। देखिए, ओवरी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। एंथर कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। एग कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। पोलन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। मेल गैमेट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। जाइगोट कैसा होता है, ये डिप्लॉइड होता है। आगे चलते हैं। डिफाइन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स एडवांटेज। अभी हम देख चुके हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेंढक के अंदर होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये प्रीडेटर्स के प्रति ज़्यादा ससेप्टिबल होता है, ज़्यादा शिकार बनते हैं ये। डिफरेंशिएट बिटवीन जूस्पोर एंड ए जाइगोट। जूस्पोर क्या है, जूस्पोर तो किसी प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस की गई एक्सटर्नल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, जिसके अंदर क्या है, कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। जबकि जाइगोट है, जाइगोट क्या है, वो दो गैमीट्स के मिलने के फलस्वरूप बनने वाली स्ट्रक्चर है, फर्स्ट डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, और जूस्पोर तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड प्लांट बॉडी दोनों में ही बनते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप 4 सेल्स बनती है, उनसे फिर क्या है, गैमीट्स बनते हैं, तो वो गैमेटोजेनेसिस है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, जब जब जाइगोट बन गया एक डिप्लॉइड सेल, उससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो बनती है वो एम्ब्रियोजेनेसिस है। डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन ए फ्लावर।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, सेपल, पेटल, एंथर ये झड़ जाते हैं, और जो ओवरी है वो फ्रूट बना देती है, ओव्यूल जो है वो सीड बना देता है। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है। व्हाट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? जिसके अंदर दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम योर नेबरहुड एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट देयर कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स। आप ये देख सकते हैं अपने आसपास बहुत सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, जिसके अंदर आपको एंथर एंड ओवरी दोनों दिखे हैं, सारे के सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। अगर आप कलेक्ट करेंगे तो उनके नाम मैं आपको बता दूंगा। एग्जामिन ए फ्यू फ्लावर्स, आप 5 फ्लावर्स के नाम लिख दीजिएगा बाइसेक्सुअल। एग्जामिन ए few flowers of any cucurbit plant and try to identify the staminate and pistillate flowers। कल हम बात कर चुके थे जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिनमें केवल और केवल स्टेमन पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, वो स्टेमिनेट फ्लावर हैं। और ऐसे फ्लावर जिनके अंदर केवल और केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है वो पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी के फ्लावर्स को आप है ना आप सर्च मारना नेट पे, आपको मिलेंगे। ऊपर फ्लावर, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स लगे हुए मिलेंगे, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। Why are offsprings of oviparous animals at a greater risk as compared to offsprings of viviparous animals? इनका कहने का मतलब ये है कि जो अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा रिस्क में रहते हैं एज कम्पेयर टू विविपेरस जो सीधे बच्चे देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसी दौरान उनके अंदर कोई दूसरे प्रीडेटर का अटैक हो जाए तो उन पे खतरा ज़्यादा रहता है। जबकि ह्यूमन बीइंग के अंदर और जो भी बच्चे देने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स है वो जो फीमेल का जो इंटरनल सिस्टम है उसी के अंदर ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है, और एक सर्टेन ग्रोथ स्टेज पा लेने के बाद वो डिलीवर होते हैं बाहर, इसलिए उन पे कम रिस्क होती है। तो एक तरीके से ये सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। ये 18 के 18 क्वेश्चंस आपके नोटबुक में हो जाने चाहिए।